alarm sets, and so on. Be it in the journey or in the destination, it can be unanimously agreed that the quest for happiness is a universal human need from time immemorial. The aim of today's symposium is to impart knowledge, skills, and techniques to facilitate in attaining sustainable happiness. Let's start today's symposium by welcoming our first guest and an introduction of our special speaker, Professor Shrishti Srivastava. For this, I request Suchita to give a brief bio about our ma'am. Suchita. Years of teaching experience. She is a recipient of the Navakana Mahavidyalaya. जब मैं थी यहाँ पे डे में मन ही गया, तो आप सब लोगों को हैप्पीनेस इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे पर ढेर सारी बधाइयाँ। थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री बस बताते हैं कि 2012 में यूएन असेंबली में सबसे पहले भूटान के प्रेसिडेंट ने कहा कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पर किसी भी देश की प्रोग्रेस को हम नहीं कर सकते जब तक वहाँ के लोग खुश ना हों। तो उनकी हैप्पीनेस, किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति हो, उसकी हैप्पीनेस का होना बहुत ज़रूरी है, भले इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी ही हो। तो भूटान के प्रेसिडेंट का ये आइडिया यूएन असेंबली को अच्छा लगा और उसी समय से 2012 से इंटरनेशनल 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे बनाने लगे हम लोग। और हर इसका बेसिक एम यही है कि लोगों की खुशियों को इन्हांस करना, लोगों की वेलबींग को इम्प्रूव करना। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस एक इमोशन है, एक पॉजिटिव इमोशन है जो कि हमारे पास है भी और हमारे पास इस समय नहीं भी है। तो हर साल ये GNH यानी ग्लोबल हैप्पीनेस डे, GHN ग्लोबल हैप्पीनेस डे 20 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं और अलग अलग थीम लेते हैं। 2025 का थीम है शेयरिंग एंड केयरिंग। बहुत ही अच्छा थीम है बच्चों, इस थीम पर एक बार ताली बजा दो। शेयरिंग एंड केयरिंग आज की व्यस्ततम जीवन में कम होता जा रहा है। हम मोबाइल और आभासी वर्ल्ड में रह रहे हैं, हमारा पर्सनल कांटेक्ट लोगों से कम होता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं अपने एंग्जाइटी और डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो हमारी कोर ह्यूमन वैल्यूज़ है वो डिक्लाइन हो रही हैं। तो उसे प्रमोट करने के लिए ही हर बार अलग अलग थीम लिए जाते हैं। पिछले साल उन्होंने वर्क प्लेस पे स्ट्रेस मैनेजमेंट बढ़ता हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए थीम लिया था, वर्क प्लेस पर और सस्टेनेबल हैप्पीनेस। और इस बार इन्होंने केयरिंग एंड शेयरिंग टॉपिक लिया है। और आज की इस सिम्पोजियम का पर्पस तभी सॉल्व होगा जब आप लोग ये प्लेज लें कि हम अपने आप की भी केयर करेंगे और अपने आसपास हमारे जो भी लोग हैं उनकी केयर करना। उनके साथ हमारे पास 10 रुपये है तो भी 1 रुपया औरों के साथ शेयर करना। मटेरियलिस्टिक की ही बात नहीं है, फीलिंग्स की भी शेयरिंग होनी चाहिए और सेंटिमेंट्स की भी, व्यक्त की भी, रिश्तों की भी केयरिंग होनी चाहिए। चूँकि टाइम हमारे पास कम है इसलिए हम बहुत विस्तार से नहीं बताएंगे। हमें 2 चीज़ों पर विशेष फोकस करने के लिए जो सोनल मैम से बात हुई थी मैं उस पर ही बात करूँगी ज़्यादा, कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो जन्मदाता या फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो मार्टिन सेलिग्मैन है। 2000 में ही ये ब्रांच एमर्ज हुई। नहीं, इसके पहले हम ह्यूमन बिहेवियर के नेगेटिव डायमेंशन के डिप्रेशन होता, अनकॉन्शियस माइंड, ये मोटिव्स, हेट्रेड, कॉन्फ्लिक्ट, सेक्सुअल इम्पल्सेस, इन पर ज़्यादा बात करते थे। फ्रॉइड का पूरा मनोविज्ञान इसी पर है। लेकिन मार्टिन सेलिग्मैन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उनको लगा कि ह्यूमन नेचर के पॉजिटिव डायमेंशन पर हमें बात करनी चाहिए और उसे एक्सप्लोर करना चाहिए। और हर आदमी में
एक ऑप्टिमम लेवल की ग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है। और ये विलियम जेम्स ने ये भी बात कही कि हम अपने ब्रेन की कैपेसिटी इतनी अनलिमिटेड है, लेकिन हम केवल 10% ब्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं अपनी पूरे लाइफ टाइम। तो अगर हम अपने मतलब ह्यूमन पोटेंशियल को अधिक से अधिक एक्सप्लोर करें तो और हमारे अंदर एक बहुत अच्छा हैप्पीनेस के लिए ट्रेड होना चाहिए रेजिलियंस। बच्चों, रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस का मतलब ये है कि हम असफल हों, असफलता हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन उस असफलता से हताश और निराश ना हो, बल्कि हम फिर वापस आए। तो रेजिलियंस का क्या मतलब होता है? बाउंस बैक, कि हम गिरे, गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर उठने की ताकत होनी चाहिए। तो हैप्पीनेस, अगर हमें सस्टेनेबल हैप्पीनेस चाहिए तो हमारे अंदर रेजिलियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मार्टिन सेलिगमैन ने अब हैप्पीनेस का क्या करा? अच्छा, अभी एक हम आपको टास्क दे रहे हैं 1 मिनट का, 1 सेकंड का, कि आप 0 to 10 में 1 to 10 के हैप्पीनेस स्केल पर प्रेजेंटली आप अपने को कहाँ प्लेस करते हैं। 1 से 10 के स्केल पर आप मन में ही अपना नंबर नोट कर लीजिए, 5 पे, 6 पर, 9 पर, 1 पर, 2 पर। और साइकोलॉजिकल मेजरमेंट की सबसे बड़ी आप रिक्वायरमेंट क्या है कि बी ऑनेस्ट। तो अगर आप अपने आप को कहाँ पे स्केल पे कहाँ पे रख रहे हैं, कि क्या आर यू सेटिस्फाइड विद योर हैप्पीनेस, या समटाइम्स यू फील दैट आई एम डिप्रेस्ड, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, आई एम हैविंग एवरीथिंग बट आई एम नॉट हैप्पी। अब हैप्पीनेस की मोटे मोटे तौर पर सेलिगमैन ने 2 टाइप्स बताए। वो चूँकि हैप्पीनेस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो वो हम जिक्र करना चाहेंगे, बहुत ही ब्रीफ में बताएंगे, टाइम कम है, कि हेडोनिक हैप्पीनेस होती है और यूडेमोनिक। कौन सी हैप्पीनेस है? बच्चे बहुत सारे बैठे, हमने इनको बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया भी है, तो मेरी आदत है क्लास में ही रिवीजन भी करते रहते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस, वन इज हेडोनिक हैप्पीनेस, हेडोनिया भी कहते हैं, और दूसरी क्या है? यूडेमोनिक हैप्पीनेस। क्या है बच्चों? ये क्या है? बेसिकली हम क्या, अगर अपना हैप्पीनेस जोन को एक्सप्लोर करें तो एक आम आदमी को क्या लगता है कि कार के हैं, बड़ी गाड़ी में चलते हैं, अच्छा घर है, तो हम हैप्पी हैं। क्या ये ट्रू है? इज इट ट्रू? इज इट पार्शियली ट्रू बट नॉट इट इज़ अ परफेक्ट डेफिनेशन? नहीं है ऐसा कि हमारे पास सारे जितने, दीज आर द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑफ हैप्पीनेस एंड सब्जेक्टिव वेलबीइंग, कि क्या है कि अच्छा घर, ये सब हमें पढ़ाई लिखाई, PhD, सारी चीज़ें हमको एक तरीके से ऑब्जेक्टिव पैरामीटर पर हमारी हैप्पीनेस को इंश्योर कर रही हैं। लेकिन फिर भी हम डिप्रेशन की गोली खाते हैं, फिर भी हम सोते समय मेलाटोनिन लेते हैं कि नींद नहीं आ रही है, स्लीप डिप्राइवेशन है। क्यों? यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस। हमने पहले बताया आपको, हेडोनिक हैप्पीनेस एंड यूडेमोनिक हैप्पीनेस। तो हेडोनिक हैप्पीनेस क्या होती है बच्चों? शॉर्ट लिव्ड होती है। जो सेंसरी प्लेजर, हम AC चला के बैठे हैं, हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, हम बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए हैं, हम बहुत अच्छी गाड़ी से चल रहे हैं, ये हमें क्या कर रहे हैं? सेंसरी प्लेजर दे रहे हैं। कि जितनी देर हमें पार्टी कर रहे हैं, अल्कोहल या ये सारी चीज़ें हमें सेंसरी प्लेजर देती हैं, और इनका असर क्या होता है बच्चों? टेम्परेरी। जितनी देर इनका असर है, जितनी देर AC में बैठे हैं तो हमें लग रहा बॉडी कंफर्ट में, जैसे ही AC ऑफ हुआ हमें लगने लगा कि हम डिस्कम्फर्ट में आ गए, परेशान होने लगे। तो जो हैप्पीनेस हमें सेंसरी प्लेजर देती है, हमारे सेंस ऑर्गन को सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट देती है, उसे हम हेडोनिक हैप्पीनेस कहते हैं। बच्चों, ये भी ज़रूरी है, लेकिन यही आवश्यक नहीं है। दूसरी क्या है? यूडेमोनिक हैप्पीनेस। यूडेमोनिक हैप्पीनेस का मतलब क्या है? वो हैप्पीनेस जो लॉन्ग लास्टिंग, यहाँ पे सस्टेनेबल हैप्पीनेस की जहाँ पे बात आई तो वो हम यूडेमोनिक हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। यूडेमोनिक हैप्पीनेस क्या है? जो हमें लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देती है। मान लीजिए हमने किसी की हेल्प की, मान लीजिए हमने किसी की फीस दे दी, मान लीजिए हमने किसी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया, या हमने टॉक किया,
गोल्ड मेडल मिला, हम बहुत ही हाई पोजीशन पे गए, जो कि हमें लंबे समय तक सेटिस्फैक्शन देती, जो हमारी कोर पर्सनालिटी से मैच करती है। वो क्या होती है बच्चों? यूडेमोनिक हैप्पीनेस, जो कि लंबे समय तक सस्टेन होती है। तो अगर हम कंप्लीट हैप्पीनेस चाहते हैं तो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन यूडेमोनिक हैप्पीनेस एंड हेडोनिक हैप्पीनेस। ठीक है? तो अगर आपसे एग्ज़ाम में कुछ, हम एग्ज़ाम के हिसाब से भी आप लोग को कर रहे हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं उनका एग्ज़ाम उन्हें नहीं देना है, लेकिन फिर भी जानकारी कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र की हो, हमेशा वो भी एक प्लेजर देती है कि हमें ये चीज़ पता चली या अच्छा लगा जानकर। दूसरी हमें बस सोनम मैम ने कहा था कि 3 बार मैसेज में था कि बी ब्रीफ। अब ब्रीफ हम करने जा रहे हैं परमा मॉडल। मार्टिन सेलिग्मैन ने ही परमा मॉडल दिया। ये भी इट इज़ हैप्पीनेस मॉडल। तो परमा मॉडल को हम बस करके एक्सप्लेन करके बाय बाय कर देंगे। तो परमा मॉडल किसका है? 2011 में मार्टिन सेलिग्मैन ने दिया कि देयर आर 5 बेसिक ब्लॉक्स ऑफ हैप्पीनेस। क्या है? दीज आर द 5 बेसिक ब्लॉक्स ऑफ हैप्पीनेस। PERMA, P फॉर पॉजिटिव इमोशन, कि हम हैप्पी होने का क्या मतलब है? हर समय चिड़चिड़े हैं, मुँह बनाए हैं, एंगर है, एंग्जाइटी है, किसी से बात नहीं कर रहे, मुंह लटका हुआ है खूबसूरत होने के बावजूद, तो क्या हुआ कि हमारे पास पॉजिटिव इमोशंस की कमी है। ऐसा नहीं कि हर किसी भी व्यक्ति में सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस हमारे में, हम सब में दोनों होते हैं। हर समय अगर हम हंसते भी रहेंगे तो लोग कहेंगे पागल हो गए। तो हंसी और भी एक कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए, सिचुएशनल होनी चाहिए। इमोशंस का एक्सप्रेशन हमारा सिचुएशनल होता है। हम सही जगह पे हंसना, सही जगह पे रोना, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है कि हमको किस जगह पे अपने कितने इमोशन को एक्सप्रेस करना है, उसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये एक अलग विषय है, लेकिन हैप्पी लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होता है। दे शो देयर पॉजिटिव इमोशंस मोर देन नेगेटिव इमोशंस। अगर उनका हेट्रेड है, एंगर है, जेलसी है, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट नेगेटिव इमोशंस। तो एंगर सब में होगा, लेकिन एंगर अगर लंबा सस्टेन कर रहा हो, एंगर हमारी एक बेसिक इमोशन है, हर समय हम एंगर शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे नेगेटिव इमोशन हमारे पॉजिटिव इमोशन को ओवर पावर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात है कि पॉजिटिव इमोशन होंगे, ज़्यादा मात्रा में होंगे, रेशियो हाई होगा पॉजिटिव इमोशंस का। तो पॉजिटिव इमोशन का होना हैप्पीनेस का पहली शर्त, कि हर समय हम नेगेटिविटी में इंडल्ज ना करें, सकारात्मक सोच हो। हम प्रॉब्लम ना मानकर उसका सोल्यूशन ढूंढें, ना कि सॉल्यूशन को भी प्रॉब्लम मानें। एवरी प्रॉब्लम हैज़ ए की ऑफ सोल्यूशन, सो फोकस ऑन द सोल्यूशन, नॉट ऑन द, बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। ये हो गया परमा मॉडल का पहला पी। ई का क्या है? ई का मतलब है बच्चों इंगेजमेंट। अब इंगेजमेंट का मतलब अंगूठी वाला इंगेजमेंट नहीं कि लड़के अंगूठी पहनाई हो गई इंगेजमेंट, वो नहीं। इंगेजमेंट का मतलब है कि हैव सम पर्पस इन योर लाइफ और आप बिजी रहें। ठीक है? आपको व्यस्त रहना है। व्यस्त रहना भी खुश रहने की एक वजह है। सुबह से एकदम खाली है अगर, तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो इंगेजमेंट मतलब हैव सम पर्पस इन योर लाइफ, और उन्हें आप परस्यू करिए। कहा जाता है कि रात को आप ये एक मकसद लेके सोइए जो आपको सुबह उठने के लिए मजबूर कर दे। तो इंगेजमेंट का मतलब है व्यस्तता, कोई अच्छे कार्य के लिए आप व्यस्त रहिए। केयरिंग शेयरिंग इस बात का थीम है। आर का मतलब क्या है, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स। क्या है बच्चों? रिलेशनशिप्स का मतलब है जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारा परिवार है, जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, उन्हें हम सहेज के रखें, उन्हें नर्चर करें, उनके लिए टाइम स्पेंड करें, उनको समय समय पर गिफ्ट दें,
उनको से कांटेक्ट में रहें, झगड़ा लड़ाई ना हो, अगर हो गई है तो फौरन पैचअप करें। वो हमारा क्या हो गया बच्चों, रिलेशनशिप। तो अगर आपके पास सब कुछ है और पॉजिटिव रिलेशंस नहीं है तो भी आप अकेलापन महसूस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? और एम का मतलब क्या है, मीनिंग। ऑलवेज हैव मीनिंग टू योर लाइफ, कुछ अर्थ प्रदान करना कि हमारे जीने का मकसद ये है। हम टॉप करें, हम जॉब पाएँ, हम सरकारी नौकरी में जाएं, या हम लोगों को है कि किसी अच्छी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें, मदद करें और अपनी ग्रोथ करें, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बने। तो ये सारे हमारे हो गए मीनिंग। और तीसरा लास्ट क्या है, ए का मतलब है अकॉम्प्लिशमेंट। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब है सक्सेस, अचीवमेंट। फेलियर अगर हो भी रही है तो उसे हमें ओवरकम करना है। हमें सक्सेस के लिए भागना नहीं है, लेकिन सक्सेस प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहना है। तो ये परमा मॉडल है। तो मार्टिन सेलिग्मैन का कहना है कि ये पांचों बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हैप्पीनेस के, और इन्हें हमें अचीव करने के लिए प्रयास करना चाहिए और अपनी हैप्पीनेस को बना के रखना है। बहुत डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइड हो रहे हैं, कोटा हो जाए, जहाँ स्टूडेंट के बीच अनरेस्ट है, स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे अचीव करने के लिए सबसे मतलब 3 उपाय बताएंगे। पहला उपाय क्या है, स्पीक अप। बच्चे जो सुसाइड करते हैं वो अपनी समस्या शेयर नहीं कर पाते, तो अपने आसपास ऐसे रिश्ते रखिए जिससे आप अपनी बात को कह सकें, दिल की बात को कह सकें। स्पीक अप। दूसरा क्या है, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का क्या मतलब होता है कि जितना जो ईश्वर ने दिया है उसका आप धन्यवाद कीजिए। हर समय क्रिबिंग ना कीजिए कि हमारे पास ये नहीं, वो नहीं, उनका ये घर, उनका ये घर, नहीं। ग्रैटिट्यूड अगर आप रोज सुबह उठकर गॉड से ग्रैटिट्यूड करेंगे तो आपकी हैप्पीनेस हमेशा सस्टेन रहेगी। ठीक है, पहले हमने क्या कहा, स्पीकर, और दूसरा हमने क्या कहा, ग्रैटिट्यूड, और तीसरा क्या है, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल हाई हो। और कुछ नहीं, आप एक जॉय पोज बनाइए। वो अभी कभी होगा तो हम आपको एक्सरसाइजेस कुछ करा देंगे मेडिटेशन वाली, और या ब्रीदिंग एक्सरसाइज इतनी सुपर्ब है, इतना इफेक्टिव है, कुछ कहने को नहीं। मेक अ जॉय पोज, इनहेल करिए, एक्सेल करने पर अपने को हक कीजिए, 10 टाइम्स कीजिए। ये आपके हैप्पीनेस को शर्तिया एनहांस करेगा, और हैप्पीनेस इधर उधर नहीं मिलेगी। हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि खुशियाँ उगे न खेत में, मिले न हाट बाजार। खुशियाँ उगे न खेत में, मिले न हाट बाजार, अपने अंदर ढूंढ लो भरा पड़ा संसार। थैंक यू सो मच। एक बार मंजुला मैम को, एक बार सपना को, तो सोनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें बुलाया और आप लोगों से हमें इंटरैक्ट करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for such a beautiful lecture. You showed us the way in which we can achieve happiness by practicing deep breathing exercises, observing gratitude, and learning to speak up when we feel discomforted. You also told us that there is no harm in falling, but the beauty is in learning to get up, the concept of resilience. Thank you for highlighting the PERMA model of happiness advocated by Martin Seligman. I'm sure everyone in the auditorium thoroughly enjoyed your lecture and learned a lot from this insightful delivery. With that, I request my guest faculty, Dr. Niharika Shukla, to kindly come up on stage and introduce our keynote speaker, Professor Sapna Verma ma'am. She has now retired as principal of Nari Shiksha Niketan, BG College, Lucknow. All her selections were from Uttar Pradesh Higher Education, Prayagraj. She has more than 40 research papers to her credit, which are published in international and national journals reviewed. She has authored 6 books on the topics abnormal psychology, clinical psychology, and cognitive psychology. She has authored
She is also editor of one book on the topic COVID-19. She had chaired and presented many research papers in national and international journals and seminars and conferences. She has completed research project on mental health of female school students, which was sponsored by UGC. Ma'am is also a research supervisor of 3 universities: Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, Chhatrapati Sahuji Maharaj University, Kanpur, and Lucknow University. Many students have been awarded their PhD under her supervision. She follows the path of art of living shown by Sri Ravi Shankar ji for her spiritual upliftment and happiness. Now I kindly request ma'am to come forward and bring insight on building a positive mindset of sustainable happiness. For her head of the psychology department, NAVU, Kanya Mahavidyalaya, and Sonal ji, Dr. Sonal Srivastava, all the faculties, Sonal Agarwal, all the faculties present here in the hall, and my dear students. Today I am going to throw some light on acquiring tools of sustained happiness. My friend सृष्टि ने मुझे काफ़ी चीज़ों को बता दिया है, और मैं दूर अच्छा, सृष्टि ने काफ़ी चीज़ें, सृष्टि मेरी बैचमेट रही, हम लोग एक साथ पीजी किए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो सृष्टि ने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। एक्वायरिंग टूल ऑफ सस्टेन्ड हैप्पीनेस, पहले तो ये बताइए हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू क्या है? मैं इंटरैक्टिव रखना चाह रही थी, लेकिन मैम ने कहा है थोड़ा, चलिए हैप्पीनेस जो है खुशी जब फील होती है, इमोशन है, अभी मैम ने बताया। तो जब फील होती है तो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं हैप्पीनेस को? जब आपका लिप्स इस कान से इस कान तक फैलता है तो वो हैप्पीनेस होती है, यानी जब आप स्माइल करते हैं, है ना? तो स्माइल आप कब करोगे? जब आप इनर स्टेट आपका खुश होगा, जब आप, और ये फ्री मिलता है, खुशियाँ ढूंढे ना बाजार में, आपने बोला ये फ्री है। अब फ्री किस प्रकार मिलेगा? ये सब कुछ आपके अंदर है। जैसा कि अभी बताया था आपको, एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि 12 जुलाई 2012 में भूटान के नरेश ने बोला था कि हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं होता है कि खाली हम इनकम के आधार पर चीज़ों को तय करें। हैप्पीनेस के 6 इंडिकेटर बताए गए हैं। पहला है सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक समर्थन। आई थिंक मुझे भी हिंदी में बताती हूँ, ठीक है? सामाजिक समर्थन। फिर है आपका आय, इनकम। ये जो 6 इंडिकेटर हैं मैं बता रही हूँ आपको कि किनके आधार पर हैप्पीनेस की जाती है। देन स्वास्थ्य, इफ़ यू आर नॉट हेल्दी फिजिकली और मेंटली तो आप हैप्पी नहीं हो। देन ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता, आपको बोलने का अधिकार है, आपको कपड़े पहनने का एक अधिकार है, आपको घर पर अधिकार है। इस प्रकार के अधिकारों को यदि आप लेकर चल रहे हो तो वो भी हैप्पीनेस है। देन उदारता, उदारता मतलब आप अपने प्रति उदार हो और समाज के प्रति भी उदार हो। खाली आप स्वयं खुश हो और समाज में लोग खुश नहीं होंगे तो भी आप हैप्पी नहीं रह पाओगे बहुत दिनों तक। और अंतिम इंडिकेटर था भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जब ये चीज़ें होती हैं तो हैप्पीनेस इंडिकेटर होते हैं। 2024 के सर्वे में देखा गया 143 देशों की पर सर्वे किए गए थे, 143 कंट्रीज़, और हमारा इंडिया 126th रैंक पर आया था। इस बार 126वां रैंक हमारा आया था कि हम लोग 143 कंट्री में 126 पर आए, यानी हमारे यहाँ के लोग हैप्पी 126वें नंबर पर हैं।
और ये इंडिकेटर लिए गए, ये जो 6 इंडिकेटर मैंने अभी आपको बताया, इन इंडिकेटर के आधार पर इस बार की टीम बताई गई है मैम ने, केयरिंग एंड शेयरिंग। केयरिंग एंड शेयरिंग जो होती है वो राष्ट्र के लिए और स्वयं के लिए 3 चीज़ों पर आधारित है। एक बेनेवोलेंस यानी उदारता, फिर सहानुभूति और विश्वास। इन 3 के आधार पर राष्ट्र को ये हैप्पीनेस को तय किया गया था। मैं आती हूँ कुछ चीज़ों पर कि खुशियाँ और परेशानियाँ तो कंट्राडिक्टरी हैं। जो खुश होगा वो परेशान नहीं होगा, और जो परेशान होगा वो खुश नहीं होगा। तो कहा गया है ना, परेशानियों को सर पे रखा तो टूट जाएगा, और परेशानियों पर कदम रखा तो जीत जाएगा। तो होना यही चाहिए कि परेशानियों पर कदम रखकर आगे बढ़िए, टूटना नहीं है। या एक और मुझे 2 पंक्तियाँ बड़ी अच्छी लगी कि फिक्र खा गया सभी को। फिक्र खा गया, फिक्र माने जरूरतें, चिंताएं। फिक्र खा गया सभी को, फिक्र जगत का पीर। जो खा गया फिक्र को उसका नाम फकीर। तो खुशियाँ जो है वो कैसे पाओगे? फकीर बनकर, जो आता है जैसे आता है देखूंगी, कदम रखकर आगे बढ़ूंगी। तो मैं कुछ टूल्स बताती हूँ, एक्वायरिंग टूल्स फॉर सस्टेन हैप्पीनेस। एक मनोवैज्ञानिक तरीके से कुछ चीज़ों को मैं कर रही हूँ। वो टूल है जो कि आपकी खुशियों को निरंतर बनाए रखेंगे, क्योंकि खुशियों के 4 स्टेप मैंने पढ़े थे। एक होता है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। छोटा बच्चा है, चॉकलेट की दुकान पे गया, मचल गया कि मुझे अभी चॉकलेट चाहिए, और आपने दिला दिया और ही वॉज सो हैप्पी। ये हो गया इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, प्लेजर मिला और खुश हो गया। आप अपने जीवन में भी देखिएगा, आप कुछ लेने जाते हो, आपको वो मिल जाता है, आप खुश हो जाते हो। वो इमीडिएट हुआ, क्षणिक खुशी हुई। नंबर 2 पे आता है एक शॉर्ट टाइम ग्रेटिफिकेशन होता है, पर्सनल अचीवमेंट को। बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्जामिनेशन में उनके अच्छे मार्क्स आएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो वो हो जाएगा आपका शॉर्ट टाइम अचीवमेंट जो कि हैप्पीनेस लाएगा। फिर थर्ड है आपका कंट्रीब्यूशन एंड कनेक्शन, यानी कि लॉन्ग टाइम हैप्पीनेस। किस प्रकार लॉन्ग टाइम हैप्पीनेस होती है? जब आप कंट्रीब्यूट करते हो, समाज में कुछ देते हो, समाज को कुछ देते हो, तो वो आपका लॉन्ग टाइम हैप्पीनेस में आता है। और चौथा है आपका एंड्योरिंग, सतत। लॉन्ग टाइम में सतत का मतलब है जब आप ओल्ड, कभी कितने लोग यहाँ पे ओल्ड एज होम में गए हैं? कितने लोगों ने अपने ही घर के दादी और बाबा के साथ बैठकर उनके पैर दबाए और उनका आशीर्वाद लिया? ये खुशियाँ जो होती हैं न तो इमीडिएट होती हैं, न शॉर्ट टर्म होती हैं, न लॉन्ग टर्म होती हैं। ये एंड्योरिंग खुशियाँ हैं। हैप्पीनेस मतलब आपकी दादी के पास आप बैठे, दादी ने कुछ बोला कि बेटा ये दुख रहा है, आपने उनको समय दिया, उन्होंने भर भर के आशीर्वाद न भी दिया, लेकिन उनकी आंखें आपको बता दी कि शी इज़ वेरी हैप्पी, और आप वो एंड्योरिंग हैप्पीनेस के फेज में आ गए। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? तो ये जो 4 स्टेट हैं बच्चों, ये और बल्कि आप सभी फैकल्टीज यदि है तो एंड्योरिंग हैप्पीनेस ही असली है। मैं कुछ अब टूल्स पे आ जाती हूँ। टूल्स में पहला तो है, आपने देखा होगा हमारा पूरा समय या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। इज इट? या तो भूतकाल की बातें सोचते हैं या क्या होने वाला होगा इस पर सोचते हैं। क्या हम प्रेजेंट में रहते हैं? प्रेजेंट में रहते हैं? नो, नेवर।
आप अभी सोचिएगा, या तो क्या हुआ है उस पर होंगे, या अभी क्या करेंगे उस पर रहते हैं। तो बेटा बी माइंडफुल, बी ऑलवेज इन प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट में रहना शुरू करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा कि आपका भूतकाल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा और भविष्य के लिए योजनाएं बनाने में पूरे समय मन नहीं पड़ा रहेगा और आप खुश रहोगे। ठीक है, तो भूतकाल की जो भी आपके पेनफुल इवेंट होंगे, जो भी पेनफुल किसी ने कोई बात कह दी वो चुप गई, कहीं कुछ घटना घट गई वो चुप गई, और आपने अपनी खुशियाँ खो दी। खुशियाँ न खोएं, इनके लिए माइंडफुल बने प्रेजेंट में। जब कभी लगे कि मैं बहुत ज़्यादा पहले की बात सोच रही हूँ या आगे आने वाले भविष्य के लिए निर्माण कर रही हूँ, प्रेजेंट में अपने को यूँ करिए, प्रेजेंट, बी प्रेजेंट, माइंडफुल रहिए। ये आपकी खुशियाँ छीनने नहीं देगा। इमोशनल गिल्ट को रिमूव करिए। क्या होता है इमोशनल गिल्ट? देखो हाँ, एक बच्चे का बहुत हाथ उठ रहा है, बोलने का मौका दे देते हैं। बोलिए, इमोशनल गिल्ट क्या होता है? कचोटना, राइट। जब बैठ जाइए, घर के अंदर एक ऐसा व्यक्ति होता है, व्यक्ति के अंदर व्यक्ति जो गलत काम के लिए, जिसको हम लोग सुपर ईगो, मनोविज्ञान में सुपर ईगो बोलते हैं, वो गॉड इन मैन होता है। ईगो जो है वो मैन इन मैन है, और इट जो है आपका, इट ईगो सुपर ईगो, इट जो है वो डेविल इन मैन है। तो जो गॉड इन मैन है वो कहीं ना कहीं आपको कचोटता है कि ये तुमने गलत किया, ये तुमको नहीं करना चाहिए। तो कभी आप शांत बैठोगे तो आपको वो इमोशनल गिल्ट परेशान करेगा। तो इमोशनल गिल्ट को रिमूव करिए और हैप्पी रहिए। कोशिश करें कि इमोशनल गिल्ट ना आने पाए, क्योंकि वही तभी एक अच्छा समाज बन पाएगा। फिर एक चीज़ और, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जो हम खाते हैं उसी तरह की विचारधाराएं बनती है, उसी प्रकार का मन होने लगता है। तो कोशिश करें कि पैकेज्ड फूड, पास्ता, मोमो, तब ये सब कम खाएं। वाइट शुगर जिसको बोलते हैं, वाइट शुगर, वाइट फ्लावर, सफ़ेद आटा, सफ़ेद नमक, ये सब कम खाएं। और कार्बोनेटेड जूस जैसे कि कोका कोला है, और इनमें शुगर लेवल बहुत होता है, वो कम खाएं और प्लेन वाटर पे ज़्यादा फोकस करें, सूप पर करें। कांजी घर पर आजकल बना लें, कांजी पिएं। ये सब चीज़ों को क्या करें, जब आप इसको लेने लगेंगे तो आप ये देखेंगे आपका गट क्लीन हो रहा है। गट यानी कि गट तो समझते हैं सब लोग, तो गट क्लीन हो रहा है। जब गट क्लीन होता है ऑटोमेटिकली आपका इनर स्टेट एलिवेट हो जाता है और आप खुश रहने लगते हो। तो गट क्लीन करने के लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। और ब्रीदिंग, जैसा कि हमारी सृष्टि मैम ने बताया, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें, जो भी आपको अच्छी लगती हो, अनुलोम विलोम, योग, प्राणायाम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, कुछ एक 20 मिनट दिन का जरूर निकालिए। क्या होता है, ये चीज़ें आपकी साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम को भंग होने से बचाता है। इम्यूनिटी कितने लोगों को पता है? कोविड के बाद तो सभी को पता हो गई होगी कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। तो फिजिकल प्रतिरक्षा तंत्र एक होता है और एक मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा तंत्र होता है। फिजिकल प्रतिरक्षा तंत्र में क्या होता है, आपको दुनिया भर कमज़ोर होने पर तमाम बीमारियां घेर लेती हैं। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र भी होता है। जब आपके अंदर स्लीप डिसऑर्डर पैदा होने लगते हैं, नींद की कमी हो जाती है, डिप्रेशन के भाव बढ़ जाते हैं, यानी आपके अंदर आत्महत्या करने के विचार बढ़ने लग जाते हैं, आपका खाना पीना या तो बढ़ जाता है या छूट जाता है, आप मतलब हमेशा परेशानियों में रहते हैं और गलत बातें सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आपका साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम है, जब आप ब्रीदिंग करते हो
तो आपका साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। जब ये मजबूत होगा, घर मजबूत होगा, तो बाहर से कितने भी पत्थर पड़े वो टकरा के वापस चले जाते हैं। आपने देखा है ना कि वो पेंट लगाया, कौन सा पेंट लगाया, बाहर से धूल भी आई तो भी वो चला गया। उसी तरह एशियन पेंट, उसी प्रकार अपने बॉडी का साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम इस प्रकार का बनाइए कि कुछ भी हो जाए आप अपना मजबूती नहीं खोएंगे और एट द एंड ऑफ द डे खुशियाँ नहीं खोएंगे। हम खुशी पे बात कर रहे हैं ना, तो खुशियाँ नहीं खोएंगे। ये हो गया। और आप 5 लाइनें मेरे साथ बोलिएगा और ये डेली बोलिए। बोलिए, आई एम द बेस्ट, I can do it. I am a winner. Today is my day. And God is always with me. ये 5 चीज़ें आप नोट करिएगा और डेली बोलिए। तो जो आपका मनोदशा कभी कभी ऐसी होती है वो ऑटोमेटिकली ये हो जाए, और जब यूँ होगी तो आप खुश रहने लगोगे। यानी ये जो लिप्स हैं वो इस कान से इस कान तक, बल्कि वो पीछे तक हो जाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एंड थैंक यू सो मच। ना शुरू करेंगे, हफ्ते भर में आपको लगेगा कि रिअकरेंस है कई थॉट्स की, और धीरे धीरे जब आप खुद पढ़ेंगे तो धीरे धीरे नेगेटिविटी एलिमिनेट। इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल टूल, और मेरा एक्सपीरियंस हम करके भी देख चुके हैं, और इससे आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स हाई हो। विश यू ऑल द बेस्ट। The goal of happiness. You highlighted on the importance of having a good diet, almost like a sattvic diet for attaining happiness. You highlighted that we need to focus on our present and be mindful in the present rather than worry about the past or fret about the future. Along with other techniques of yoga, exercise, deep breathing, you gave us hope that sustainable happiness is not just an elusive goal, but it can be achieved. And one simplistic way of doing it is smiling from ear to ear. Let's practice it, everybody, once. Big smile, ear to ear. So, thank you so much, ma'am, Sapna ma'am, for sparing your valuable time and being here with us today. One huge round of applause for ma'am. Now I would like to request our respected principal ma'am to kindly come forward and share a few words with us on this topic of happiness. हमारे परिवार में बहुत लंबे समय तक जुड़ी रहीं, और आप यहाँ की फॉर्मर हेड भी रहीं और फॉर्मर प्रिंसिपल भी रहीं। और आज आपके लेक्चर में आपने कि उन्होंने जो मुख्य मुझे समझ में आया वो ये बताया उन्होंने कि खुशियाँ आपको बाहर से नहीं मिलेंगी, खुशियाँ आपको अपने अंदर ही तलाशनी है, और अपने को खुश रखने के लिए आपको खुद ही अपनी टेक्निक्स को देखना होगा, तरीके अपनाने होंगे। और मेरी कलीग और मेरे साथ कमीशन से अपॉइंटेड प्रोफेसर सपना वर्मा जी, जो नारी शिक्षा निकेतन से रिटायर्ड प्रिंसिपल रही, मैंने उनको बहुत ही प्रेशर्स में काम करते देखा है। मेरी जब वो एज अ प्रिंसिपल काम करते, वैसे तो ज़्यादातर प्रिंसिपल्स प्रेशर में काम करते हैं, पर जो है उनको मैंने देखा कि वो परिस्थितियाँ बहुत सारे जो कुछ परसेंट प्रिंसिपल्स ही फेस कर रहे थे वो फेस कर रही थी। फिर भी मुझे लगता था कि ऐसे में भी मतलब वो अगर मुझे कभी सलाह के लिए कुछ पूछना हुआ तो हमेशा हंसती खिलखिलाती सलाह देती थी। और मैंने उनको शायद ही कभी बहुत डिप्रेस्ड उसमें देखा था। जो उन्होंने ईयर टू ईयर स्माइल की बात कही, तो उतना स्माइल से तो हम लोग कार्टून कहलाएंगे, पर फिर भी मतलब हंसते मुस्कुराते रहिए। पर मैंने एक चीज़ और देखी है, बहुत सारे लोग होते हैं जो दिखते तो ऊपर से हमेशा हंसते रहते हैं, पर अंदर से दुखी भी होते हैं। कुछ लोग की आदत होती है हमेशा हंसते रहने की।
और एक चीज़ मैंने सृष्टि मैम ने एक और कॉशन किया आपको कि सिचुएशनल हैप्पीनेस भी होनी चाहिए, कि आप किसी की डेथ उसमें मरनी करनी में गए हैं और आप वहाँ पे हाँ बहन जी कैसे हुआ क्या हुआ तो कितना ख़राब लगेगा। तो सिचुएशनल हैप्पीनेस आपको शो करनी, और अंदर से अब किसी के मरने पे तो कोई खुश होता ही नहीं। मुझे तो ये लगता है कि शायद दुश्मन के भी मरने पे कोई खुश नहीं होता होगा। तो ऐसे में आपको बहुत, आप कहें कि हमें तो 2 मैम आई थी और दोनों ही भाई प्रिंसिपल रह चुकी हैं और दोनों ने कहा कि हमेशा हंसते रहो, हमेशा खुश रहो, और मतलब ऐसी स्माइल करो कि ईयर स्माइल करो। और आप किसी के डेथ उसमें गए हैं और आप ईयर स्माइल करिए, तो आप सोचिए आपके बारे में क्या विचार होंगे पूरे पब्लिक के वहाँ पर। तो सिचुएशनल आपको देखना है कि आपको कैसे रहना है। और ये बात सही है कि खुशियाँ हमें मतलब अपने आप को खुश रखने के तरीके खुद ही ढूंढने होंगे, और वो खुशियाँ हमारे अंदर अंतर्निहित हैं। पर उसकी भी टेक्निक्स जो मैडम लोग ने थोड़ी बहुत बताई कि हमें पास्ट को भूलना होगा, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी होगी, और प्रेजेंट में, जैसे सपना मैडम ने कहा कि प्रेजेंट में आप फोकस करें। जब आप कोई पीड़ा है, कोई पास्ट का आपका ऐसा एक्सीडेंट है या कोई चीज़ है, किसी ने आपको कुछ कहा है, तो उस ट्रॉमा से आपको निकलने के लिए यही अच्छा है कि अगर आगे का आप जीवन अपना जीना चाहते हैं तो उस ट्रॉमा को छोड़ने की कोशिश करिए। मुश्किल होता है पर कोशिशें लगातार हमें जारी रखनी चाहिए। जैसे बहुत सारे पैरामीटर्स बताए गए कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने हैप्पीनेस इंडेक्स डिज़ाइन किया और उसके आधार पर मान लिया कि भारत जो है 126 रैंक पर है। पर मैं इससे एकदम एग्री नहीं करती। बहुत सारी, जैसे हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी हैं, उसके आधार पर भी हमको वो नापते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैरामीटर्स के आधार पर भी वो हमको मेजर करते हैं। तो हम बार बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ ही ना देखें कि वो हमें किस पायदान पे रख रहे हैं। हर कंट्री का अपना भी पायदान, अपने भी पैरामीटर्स होने चाहिए, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हमारे यहाँ कोई फ़कीर है तो या पैसा कम है तो वो दुखी होगा। पर आप अगर देखें तो शायद हम लोग उतना हंसते मुस्कुराते नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अपने हाई टारगेट्स होते हैं। पर एक मजदूर के परिवार को कभी आप देखिए तो वो आपको कितना खुशहाल दिखता है। ठीक है, हम मानते हैं कि इनकम ज़रूरी है। जिस परिवार में इनकम नहीं होती है मतलब एक लेवल की, उस परिवार को, उसके लिए वही दुख का कारण हो जाता है। पर मैं ये भी बता दूं कि आपकी बेसिक ज़रूरतें क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब एक छत होनी चाहिए। अब मकान के पैरामीटर्स भी बहुत बड़े हैं कि आपको 2 कमरे के मकान में खुशी मिल रही है, कि आपको नॉर्मल ऐसे वाले हॉल में खुशी मिल रही है, कि एकदम हाईटेक हॉल में या हाईटेक घर में खुशी मिलती होगी कि जहाँ पूरा फुली एयर कंडीशनड हो, इंटीरियर डेकोरेटर्स। बस आज से मुझे लगता है कि 15-20 साल पहले इस तरीके की मकानों की चाह नहीं होती थी लोगों की। बेसिक मिडिल क्लास फैमिली की तो नहीं होती थी। उसको ये लगता था कि मेरा घर हो जाए, किसी तरह मेरे पास एक मकान हो जाए। आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत कम एज पर ही, हमारी नौकरी की शुरुआत में ही हम लोग, क्योंकि लोन्स अवेलेबल हैं, तो हम लोग जो हैं मकान कर लेते हैं। पर अगर हमारे पहले की जनरेशन में अगर आप देखें तो रिटायरमेंट के करीब आते समय लोग अपने मकान कर पाते थे, तो क्या वो हमेशा दुखी रहते थे? मुझे तो ये लगता है कि जैसा मैडम लोग ने कहा कि हमें अपनी दादी नानी के पैर दबाने, उनके पास बैठने, उनसे कहानियाँ सुनने, हम लोग वो जनरेशन हैं जो मेरे एज ग्रुप के होंगे कि हमने दोनों ही चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। आज की भी चीज़ों को देख रहे हैं और अपना बचपन सबके बीच भी गुजारा है। तो वो एक जो फैमिली, जॉइंट फैमिली होती है, वो आपको एक इमोशनल कुशन की तरह काम करती है। आज के युवा क्यों आत्महत्या की ओर प्रेरित हो रहे हैं?
वो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए अपने माँ बाप ही भेज रहे हैं। तो माँ बाप को छोड़कर वो कहीं दूर किसी कोटा में चले जा रहे हैं, कोटा जैसे कोचिंग हब है वहाँ जा रहे हैं, या कहीं और किसी और ऐसे मेट्रोपॉलिटन शहर में जा रहे हैं, वहाँ पे वो एकाकी हो जा रहे हैं। वहाँ से भेजे गए, यहाँ तक कि माँ बाप ने कर्ज लेकर उनको भेजा है पढ़ने के लिए, तो उनके ऊपर ये हमेशा प्रेशर रहता है कि मेरे माँ बाप ने ये कर्ज ले रखा है मुझको पढ़ाने के लिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तो बात ही छोड़िए, IITs, IIMs में भी ये घटनाएं हो रही हैं, खास तौर पे IITs में भी हो रही हैं, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी हो रही हैं, क्योंकि माँ बाप ने वो लोन लेकर बच्चे को वहाँ पर पढ़ने भेजा है, यानी अपनी जो उनकी अर्निंग है उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने उसके लिए इन्वेस्ट कर रखा है। तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं डूब ना जाए, उस चीज़ का डर माँ बाप को भी रहता है, जो कि वो हमेशा बच्चे को प्रेशर डालते हैं, और उस चीज़ का डर उस बच्चे में भी रहता है। इस वजह से वो मानसिक प्रेशर में रहता है, और उसके पास समझाने के लिए ना तो उसके माँ बाप होते हैं, ना उसके दादी दादा होते हैं, ना नानी नाना होते हैं, या जो भी इतने रिश्ते होते हैं, मौसी बुआ, बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनमें हम अपनी फीलिंग्स को एग्जिबिट कर पाते हैं, उसको शो कर पाते हैं, और हमारा वेंट आउट हो जाती है, यानी निकल जाती है अगर हमारे अंदर कोई चीज़ पनप रही होती है। पर आज के समय में जब एकाकी परिवार हो गए, वो बच्चा तो चलिए हॉस्टल में अकेले रह रहा है, या उसका एक पीयर ग्रुप का एक फ्रेंड होगा, वो भी उसी तरह से गुजर रहा होगा, तो उसको क्या सपोर्ट देगा? तो वो किसी से अपनी बात जब हम कह नहीं पाते हैं तो वो हमें डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं, या हमारी हैप्पीनेस कम हो जाती है, कम होती है। तो आज के युग में जब हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, तब भी वो आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहता है, और इससे हम सभी गुजरते हैं, आज के समय में गुजर रहे हैं। पहले के समय में लोगों के घर में टीवी नहीं होती थी, पूरे मोहल्ले में एक टीवी हुआ करती थी 10-20 घरों के बीच में। और मुझे अपने बचपन में याद है कि हमारी बुआ के यहाँ कभी जाते थे तो उनके सामने एक घर था जिसकी खिड़की खुलती थी, तो उनके यहाँ से टीवी दिखती थी, तो उससे भी उछल कर हमने टीवी देखी है। तो ये यात्रा आज प्राचार्य नवयुग कन्या महाविद्यालय है, पर ये यात्रा वहाँ से नहीं शुरू हुई है। मैं ग्रामीण क्षेत्र में ही पैदा हुई हूँ, 4 साल पूरा बचपन मेरा वहाँ गुजरा है। उसके बाद शहर में पढ़ने आई, और जो है उस पढ़ने आई पर बार बार, मतलब गर्मी की छुट्टियाँ, जाड़ों की छुट्टियाँ अपनी दादी से बहुत लगा था, तो वहाँ भागत मतलब चली जाया करती थी। 2-2 महीने अपने माँ बाप के बगैर दादी के पास रह जाती थी, इतना उनसे इमोशनल लगाव था। पर आज की डेट में आप देखते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कितना ओवर प्रोटेक्टिव हैं, उनको कुकून में, शेल में एक तरीके से अपने बच्चों को रख रहे हैं। इसलिए वो जब बाहर निकलता है, बाहर की दुनिया देखता है, अचानक इंटर तक तो उन्होंने अपने पास रखा, फिर उसके बाद उसको भेज दिया बाहरी दुनिया में, वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है उस चीज़ के लिए। तो जो सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो रही हैं, जो एक मानसिक इतना प्रेशर डेवलप हो रहा है, युवा आत्महत्या की ओर जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। मैम लोग ने अपनी बातों में मेंशन भी किया, आपको खुश रहने के लिए, यानी उसको एक तरीके से खुश रहने के लिए क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो है अपनी आपके पास कुछ कमतर है, या आपको अपने डिप्रेशन को कम करना है, उसके लिए आपको स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड होना पड़ेगा। और जो भारत की ये सोच थी कि ये मेरे प्रारब्ध में है जो मुझे मिल रहा है, पर हम प्रयास लगातार करेंगे अच्छा करने के लिए। जब आप ये सोच लेते हो कि आपको लगता है आज क्या है, जरा सी बात पे डाइवोर्स दे रहे, क्योंकि छात्राओं का कॉलेज है तो ये बात कहना बहुत ज़रूरी, जरा सी बात पर डाइवोर्स दे देती हैं, तो उसमें क्या है कि वो ये नहीं सोच, उनको लगता है कि मुझे इससे अच्छा मिलना चाहिए। इतने दिन हम इनके साथ रहे और हमें ये चीज़ उनकी नहीं पसंद आई, या परिवार ने ऐसा कुछ कह दिया, शायद उनके माँ बाप ने उनको ऐसा नहीं परवरिश दी होगी, ऐसा नहीं कहा होगा, तो इस वजह से उनको ऐसा लगा। मैंने अभी कहा ना ओवर पैम्पर्ड, क्योंकि 2 परिवार का बहुत लंबे समय से भारत सरकार ने अडॉप्ट किया था, तो ज़्यादातर परिवारों में 2 बच्चे हो रहे हैं, अब तो 1 पे आ गए हैं, और यहाँ तक कि अब बच्चों पर ही नहीं, मतलब बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे हैं। ऐसे ही भी जो कॉर्पोरेट कल्चर में है वो उसको प्रायोरिटी नहीं ले रहे हैं,
शादी करने को भी प्रायोरिटी नहीं मान रहे। तो एकाकीपन में तो हम लगातार जा रहे हैं। रिश्ते बनाए रखना, उनको हमेशा सिंचित रखना, एक दूसरे से मिलना। अब तो आपके पास फ़ोन है, जैसे मैं ही कभी बहुत किसी चीज़ से आहत हुई तो अपने में मतलब बहुत लोग हैं, माँ नहीं है वो, पर जो है क्या है, मैं अपनी बहन से बात कर लेती हूँ। तो हम दोनों ही, ऐसा नहीं कि वो बड़ी खुशी होगी, उसको भी कुछ अपनी कुछ चीज़ों से जूझ रही होगी, पर हम एक दूसरे से जब बात कर लेते हैं उसके बाद एकदम हल्के हो जाते हैं। तो ये करना सीखिए, अपने भाई अपने बहनों से इतनी बात शेयर करिए, अपने फ्रेंड से करिए, अपने माँ बाप से छुपाइए नहीं, अपनी बातें कहिए, वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। क्योंकि एक माँ बाप ही हैं और एक आपका बच्चा जो आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। अपवाद कलयुग में बहुत एकदम अलग हैं, जो आज अभी पूरा देश हिला हुआ है एक घटना से कि जो है लव मैरिज की थी और उसके बाद जो है उसका पति, उसने मर्चेंट नेवी की नौकरी छूट गई या छोड़ दी, जो भी है, वो लंदन में जॉब करने अपनी पत्नी की तो ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए गया। और उसके बाद जो है जब वो लौट के आता है तो एक अलग ही बिसात उसके लिए बिछी होती है और उसकी हत्या इतनी बेरहमी से की जाती है और उसके बाद उसको सीमेंट के मतलब उसको टुकड़े करके ड्रम में डाल के उसको सीमेंट डाल दिया जाता है कि वो जम जाता है। मतलब ये इतनी विकृतियां समाज में उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि ना हम वो आध्यात्मिक सोच रख रहे हैं, ना हमारे पारिवारिक हम कोई सपोर्ट ले रहे हैं। उसमें यही है कि जब उसने पहली लव मैरिज की तो माँ बाप ने दोनों तरफ के छोड़ दिया था। तो माँ बाप का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है और कुछ चीज़ों पे माँ बाप को भी कॉम्प्रोमाइज़ेस करने चाहिए, सोचने चाहिए, नहीं तो ऐसी हरकत एक मानसिक विकृत व्यक्ति ही कर सकता है। और वो परिलक्षित हुआ। मैम लोग तो ज़्यादा जानकार हैं, आज तो हैप्पीनेस की बात कर रही हैं, पर एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आप क्या क्या नहीं डिसऑर्डर्स देखते हैं। एक एक चैप्टर अलग अलग डिसऑर्डर्स का है। मैंने क्योंकि साइकोलॉजी BA तक पढ़ी है, मतलब ग्रेजुएशन तक पढ़ी है, इसलिए मैं बहुत करीब पाती हूँ अपने आप को साइकोलॉजी के थ्रू। और वैसे तो हम सभी इस चीज़ों को जानते हैं, इसको समझते हैं। आप देखिए, हम बहुत दुखी होंगे। आध्यात्मिक होना या रिलीजियस धार्मिक होना क्यों ज़रूरी है, उसमें धार्मिक में फैनेटिज्म की बात नहीं कर रहे, पर एक अवलंबन के लिए ज़रूरी है। आपको लग रहा है आपके पति नहीं सुन रहे, आपको लग रहा है आपके माता पिता नहीं सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा है दुनिया में, बच्चे नहीं सुन रहे, पर एक भगवान है, वो एक मूर्ति ही मान लीजिए, या मूर्ति आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं तो भी एक थर्ड मतलब एक शक्ति है ये मान लीजिए, और उससे अपनी सारी बातें कह डालिए। मैम अभी कह रही थी जर्नल्स, या जर्नल मतलब आप डायरी लिखने की प्रथा होती है, मतलब क्या आप अपने मन में जो है वो सब कुछ उस डायरी में लिख डालें, तो क्या होता है आपने फीलिंग्स को अपने वेंट आउट कर दिया, आपने निकाल दी वो बातें, तो शायद वो क्षण निकल जाता है जब वो आप डिप्रेशन में जा रहे होंगे या कोई दिक्कत हो रही होगी। तो डायरी लिख सकते हैं, भगवान के सामने बैठ के आप अपनी सारी बातें कर सकते हैं, वहाँ से आपको तुरंत वापस नहीं मिलने वाला, जवाब नहीं मिलने वाला है ना। हम क्या चाहते हैं, मनुष्य क्या चाहता है, हम कुछ बोले और उसका हमारा उल्टा प्रतिकार ना हो, तो भगवान से बढ़कर क्या है, मतलब मूर्ति ये बना रखी है हमने भगवान की और उनसे हम सब कुछ कह डाल रहे हैं, उधर से कुछ नहीं मिलना। हो सकता है बाद में हम कभी फील करें कि हाँ हमने उनसे वो कहा था, हमने ये मांगा था और हमें ये मिल गया। तो एक शक्ति, तीसरी शक्ति भी है, हमें ये समझना होगा। और जब मनुष्य के बस में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो ईश्वर के बस में होती हैं, और हम किसी भी धर्म को मानते हो, बस वो धर्म हमें किसी मनुष्यता से ऊपर ना जा रहा हो, कि ये ना सिखा रहा हो कि हम दूसरे को, दूसरे धर्म का है तो उसको मार काट डालें, उसको जीवित रहने का अधिकार ही नहीं, ऐसा धर्म नहीं अपनाना है। मतलब इस तरीके से धार्मिक भावनाएं नहीं होनी चाहिए। धर्म जो है उसको भी पॉजिटिव के लिए आपके अंदर होना चाहिए कि आप अपनी बातें ईश्वर से कह सकें, कुछ अपने लिए अच्छा आपको लगता है कि आपका इस मंत्र को पढ़ने से अपना भला हो सकता है तो वो करिए। आजकल जो बहुत ज्योतिष और उसमें तरह तरह के आपको ऊटपटांग उपाय बहुत सारे बताए जाते हैं कि दूसरे का बुरा कर कर अपना अच्छा करना,
इसको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे किसी दूसरे का बुरा करके अपना अच्छा हो ही नहीं सकता। ये मान के चलिए, प्रकृति है, वो आपको ऋण के रूप में आपको वापस करेगी, लौटाएगी। इस जन्म में नहीं लौटाएगी तो अगले जन्म में लौटाएगी, क्योंकि हम जो जीवन अभी जी रहे हैं वो हमारा प्रारब्ध है, और उस प्रारब्ध को हम अच्छा तभी कर सकते हैं जब हम उसको आज के समय में जो हमें ये जन्म मिला है इसमें हम अच्छे कर्म कर सकें, जो कि जो हम आज झेल रहे हैं वो शायद पुराने जन्मों की हमारे बुरे कर्मों की वजह से वो चीज़ हो सकती है। तो जो आज के समय में हमें बहुत खुश दिखता है, बहुत संपन्न दिखता है, तो उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। तो आप ये मान के चलिए आपका अगला जन्म बहुत अच्छा, क्योंकि भारतीय संस्कृति बस इसी जन्म में नहीं बिलीव करती है। हमारी सनातन संस्कृति मानती है कि ये 84 लाख योनियों में हमारे जन्म होते रहते हैं, तो उसको हमें अपने प्रारब्ध को अगले जन्म के लिए सुधारना है। और जब आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे मंत्र पढ़ते हैं, कुछ अच्छी क्रियाएं करते हैं, तो आपका प्रारब्ध सुधरता भी है और इस जन्म में भी आपके कष्ट कम होते हैं। तो किस तरीके से हमारे कष्ट कम हो सकें, हम अपने आप को खुद आंक सकें। मैडम ने कहा कि हम अपने आप को खुद ही खुश रखने का अधिकार है हमें, मतलब हम रख सकते हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं। और हम यूएसए द्वारा या डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा डिज़ाइंड एक पैरामीटर्स के आधार पर मान लें कि भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वें रैंक में आता है, मैं मान नहीं सकती। एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी इतना खुश रहता है, एक बंगले में रहने वाले व्यक्ति से ज़्यादा खुश रहता है। उनके मानदंड जरूर हैं कि उसमें इनकम भी लिया है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। तो हम ये हैप्पीनेस डे की जो थीम है, मैम ने बताया कि ये शेयरिंग है। तो भारतीय संस्कृति तो हमेशा शेयरिंग में बिलीव करती है कि हम हमारे घर में अतिथि आ जाएगा तो हम पहले उसको खिलाएंगे, अपने लिए नहीं बचेगा तो बाद में बना लेंगे, नहीं तो कुछ और खा के रूखी सूखी खा के पेट भर लेंगे। तो शेयरिंग में हम हमेशा ही बिलीव करते हैं और शेयर करने से भी खुशियाँ बढ़ती हैं। आप ओल्ड एज होम के लिए मैम ने कहा आप वहाँ जाइए, आप अनाथ आश्रम जाइए। तो आप देखिए जितने भी मैं संघ से जुड़ी हूँ तो वहाँ पे समाज के लिए ही हमें जीना सिखाया जाता है कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें अपनी खुशियाँ तलाशें। शायद हम अपना एक साड़ी कम ले लें पर जो है या कम सस्ती साड़ी पहन लें, पर हमें दूसरे को भी देना आना चाहिए। और जब आप कंट्रीब्यूशन के रूप में एक दूसरे को सहयोग करते हुए कार्य करते हैं तो खुशियाँ दुगनी चारगुनी हो जाती हैं। मैं हमारे गेस्ट भी आ चुके हैं। अभी नीचे खेलो भारत के तहत खेलो उत्सव चल रहा था और उसमें 3 प्रतियोगिताएं हुई, खो खो, कबड्डी और वॉलीबॉल। और उसमें 4 संस्थान, नवयुग कन्या महाविद्यालय और 3 संस्थाओं ने मिलकर इस पूरी उसको उत्सव को ऑर्गेनाइज किया था। उसका पुरस्कार वितरण भी होना है, इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप जो है जाइएगा नहीं, यथावत बने रहिए, क्योंकि ये जो हमारी कल टी शर्ट्स पहन के ब्लू और येलो में छात्राएं आई हैं, ये सुबह से खेल रही हैं कई सारी प्रतियोगिताओं में, और इसमें से कुछ ने कुछ जीती हैं तो वो बहुत ही खुश हैं और कुछ हारी हैं वो थोड़ा मायूस होंगी, पर आपकी तालियां उनकी खुशियाँ बढ़ाएंगी। तो आप यहाँ पर बने रहें, ये मेरा आपसे आग्रह है। और पुरस्कार वितरण इसके बाद शुरू होगा। इस कार्यक्रम के समापन के बाद महापौर जी को आना था, महापौर जी अपनी व्यस्तता के कारण नहीं आ पा रही, पर हमारे बीच 2 गणमान्य अतिथि हैं और 2 गणमान्य अतिथि ऑलरेडी मंच पर हैं। तो इस समय आप सभी को हैप्पीनेस डे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और यही कामना करती हूँ कि आप सभी खुश रहें। For such insightful words of wisdom. Now, for the official vote of thanks, I would like to thank our eminent guests, Professor Sapna Verma ma'am and Shrishti ma'am, for sparing their valuable time and for being here with us and sharing their knowledge with all of us. I also would like to thank my senior colleagues for taking their time out and being present here with us in the auditorium. Special thanks to the head of department of MIS, Professor Sushma ma'am, for helping me organize this event.
And big thanks to my team, Suchita and Niharika, for assisting in this program. And of course, to all the students, can we have a big round of applause to show them this wonderful. Thank you so much, everyone, for joining us. And please come forward for a group picture. अच्छा, ठीक है, ओके, बाय. कैरम बोर्ड हो, चाहे वो वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, कुछ भी हो. तो इसी तरीके से आज एक युवा खेल महोत्सव हमारे बीच में ऑर्गेनाइज हुआ और उसका अभी समापन होना है. आप सभी से अनुरोध है, सारी छात्राएं पीछे से प्लीज कोई भी उठे ना और बैठे रहें. बात किया हूँ कि वो भेजा हूँ दोबारा. हमारे बीच में आज जितने भी मुख्य अतिथिगण हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ और अपना कीमती समय देने के लिए आपको धन्यवाद भी देती हूँ. और मैं हमारी प्राचार्य जी से अनुरोध करूँगी कि आज के कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति दें. इनके बीच में हुए जो कि हमारे प्रोफेसर शारदा तिवारी ट्रस्ट के संज्ञान के और उत्कृष्ट जो सेवा संस्थान है और नवयुक्त कन्या महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान से ये कार्यक्रम हुआ.